गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो टुडे वी विल डिस्कस द पॉलिटी सब्जेक्ट। तो इसके बेसिक को जानेंगे। ठीक है। तो पॉलिटी होती है राज्य व्यवस्था, किस तरह से राज्य में व्यवस्था कर रही है। सबसे सुप्रीमेसी हम देखते हैं तो गवर्नमेंट होती है, जो आम इंसान को बेनिफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो किस तरह से काम कर रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट का। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा ये है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके अंडर कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो काम करते हैं और वो किस तरह से वर्क करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या कहाँ से आता है, गवर्नमेंट होती क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। गवर्न किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब उसकी डेवलपमेंट या उसकी वेलफेयर के लिए काम करती है तो एक इंस्टीट्यूट है तो उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, राइट। तो एक आम इंसान को बेनिफिट कर रही है, उसके वेलफेयर के लिए स्कीम्स निकाल रही है, उसकी ग्रोथ कर रही है, उसकी डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट कहेंगे। तो कंपोजिशन क्या होती है कि किस तरह से उसमें कौन कौन सी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि वर्क करते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देख लेते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एंड फोर्थ जो रहता है वो मीडिया काम करती है, मीडिएटर का काम करती है ड्यू बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लोकल पर्सनैलिटी। तो कंपोजिशन में देख लेते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव इज डिनोट टू द हु मेक्स लॉ। ठीक है, जो लॉज बनाते हैं, जो लॉज को फॉर्म करते हैं एज अ बिल, ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वो लोग होते हैं जो कि सरकारी जॉब करते हैं ना। मैक्सिमम वो लोग होते हैं जो कि आईएएस या आईपीएस बनते हैं। उनको ऐसे बिल या पॉलिसीज़ बनाते हैं जो कि वो इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को। जो कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो इसी लॉ जो ड्राफ्ट किया है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको सब जगह फैलाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और जुडिशरी वो हो गया जो कि उसी लॉ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उसको। कुछ ऐसे लॉज बनते हैं जो कि कुछ लोग उसका गलत दुरुपयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो लॉ के अंगेंस्ट होता है वो। तो लॉ को अच्छे से सुचारू रूप से चले, प्रोटेक्ट उसको करना है, तो उसका काम जो है वो जुडिशरी करती है। जुडिशरी इसलिए बनाई गई है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये तीनों मिलकर सरकार को हेल्प करती है सो दैट कि एक अच्छा एक अच्छा डेमोक्रेटिक सद्भाव रहे, सब व्यक्ति खुशी अच्छे से और फ्रीली फ्रीडमली रह सकें। ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया एक बहुत पॉपुलस कंट्री है। ठीक है। तो पॉपुलस कंट्री के रहते ये सभी तीनों बॉडी अच्छे से वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये सब के साथ साथ जो मीडिया है, जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, वो सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो जो भी उन्होंने लॉज या कुछ भी बनाया होता है, वो एक आम जनता तक पहुंचाती है। तो इसीलिए जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो, अगर हम देखें मेन मीडिया तो वो तो नहीं करती, पर जो सरकारी चैनल्स होते हैं जैसे कि डीडी न्यूज़ हो गया, सनसद टीवी हो गया, तो ये सारे काफ़ी इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेटिव स्कीम्स जो होती हैं वो सारी हम सब तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है किस तरह से गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वर्क कर रही हैं और करती हैं टू मेक इट हैपन, टू मेक इट अ ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। ना कि एक जहाँ पे मिलिटेंट आ जाते हैं, वो आर्मी मैन सरकार में आ जाते हैं, वही पावर करने लग जाते हैं और लड़कियों को एक घर पे रखा जाता है, उनको पढ़ाई करने नहीं दिया जाता है। तो ये सारी ये जो एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ तो ये तालिबान की दे सकती हूँ कि जैसे कि अफ़गानिस्तान में हुआ, जिस तरह से अमेरिका वहाँ से पीछे हट गया और वह वैसे तालिबान ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। जैसे म्यांमार में देख सकते हैं, है ना, म्यांमार में, पाकिस्तान में भी एक बार हुआ था। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ जाती है जब कोई आम इंसान ऐसे मिलिटेंट, जो ऐसे रिलेटेबल जो लोग होते हैं वो ऐसा कर लेते हैं। तो आगे हम बढ़ लेते हैं, हम अलग ही चले गए। आगे हम गवर्नमेंट
गवर्नमेंट देख लिया किस तरह से मीनिंग इसका बनता है और कॉम्पोजिशन क्या है। अब हम गवर्नमेंट को देखें अलग से, तो इसमें जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, इनका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर ये नहीं है तो फिर काफ़ी चीज़ें इंस्ट्रक्चरली हैपन हो जाएंगी या गलत हो जाएंगी। तो डेफिनेटली हम आज देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, दोनों का एक अपना अपना वर्क है। ठीक है, लेजिस्लेटिव हमने बात की थी कि ये लॉज बनाती है। तो लॉज कहाँ बनते हैं? लोकसभा में। लोकसभा में ये बिल जो होते हैं वो डिस्कशन होती है। कभी भी आपने देखा होगा संसद टीवी में जाना, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोकसभा है वो राज्यसभा है, उनके सत्र होते हैं, सेशंस होते हैं, मॉनसूनल सेशन, विंटर सेशन, समर सेशन। तो 3 प्रकार के सेशंस होते हैं। तो सेशन जो होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में होते हैं। यहाँ पे लोकसभा में एमपीज बैठे होते हैं जो कि हर एक स्टेट या हर एक यूटी से आते हैं। लोकसभा में 200 जो भी है, ठीक है, इतने लोग होते हैं मिनिमम, ये मिनिमम लिखे हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा में 500 से अधिकतर। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट को भी जान लेते हैं थोड़ा सा। संसद होती है, ठीक है, एक नाम है, एक हाउस का नाम है, 2 हाउस को मिला के एक पार्लियामेंट बनती है, इसलिए एमपीज बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसमें पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। तो दूसरा एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक टेम्पररी हो गए और परमानेंट हो गए। परमानेंट हो गए जो आईएएस या आईपीएस होते हैं, वो लोग होते हैं। और जो टेम्पररी होते हैं वो होते हैं काउंसिलर, काउंसिल सब मिनिस्टर। ये सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ये अपॉइंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में कोई पार्टी मेजॉरिटी में आती है, ठीक, तो उनमें जो कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट होती है, पीएम की जो कैबिनेट होती है, उसमें 16-17 मिनिस्टर्स होते हैं, वो सिर्फ 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं एक्चुअली। तो कहने का मतलब है कि जो 5 साल जो काम करते हैं वो टेम्पररी ही हुए, और जो परमानेंट होते हैं वो आईएएस या आईपीएस जो यूपीएससी की तैयारी करके या उसका पेपर दे के क्वालिफाई करके वो फिर परमानेंट हो जाते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम जो आईएएस होते हैं वो ही पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उसको ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ में हमें समझ में आता है किस तरह से जो गवर्नमेंट है एक छोटी सी संस्था नहीं है, ये बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको एक बड़ा देश चलाना होता है, और उसको हेल्प करने के लिए ये अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो कि लॉज बनाती हैं। फिर उसका डिस्कशन होता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में डिस्कशन होता है, फिर जाके प्रेसिडेंट अगर उस पर साइन करेगा तो जाके वो पॉलिसी बनती है। फिर वो पॉलिसी मीडिया में जाती है, फिर मीडिया उसको डिक्टेट करती है, फिर आम जनता तक उसको पहुंचाती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट का है, किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है। उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के टाइप्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं और थे और होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसके प्रकार, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं। तो अभी तक हमने जाना कि सरकार होती क्या है, उसमें कैसे वर्क करते हैं संस्थाएं। तो अभी हम जानेंगे कि गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है मेनली। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोक्रेसी, ओलिगोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, तो वर्ड से ही हम जान लेंगे कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और क्रेसी का मतलब होता है रूल। सेल्फ रूल जब कर ले सरकार तो उसको हम कह लेंगे कि ये और ऑटोक्रेसी है, जिसमें कुछ लोग रूल करें तो उसको बोलेंगे ओलिगोक्रेसी। और जब डेमो का बात आती है तो वो पब्लिक की बात आती है। तो डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक यहाँ पे रूल करेगी, कोई सरकार नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सब यहाँ पे करेंगे रूल। तो इन तीनों का बेसिकली मतलब क्या है, पहले ज़माने में क्या होते थे, किंग्स होते थे। वो किंग्स क्या करते थे, उन्होंने कोई रूल बनाया, वो अपने से ही मतलब खुद खुद का बेटा हुआ तो उसी को राजा बना दिया, और फिर वो अपनी मर्जी से ही रूल्स बनाता था। लोगों की कोई इच्छाएं या उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं वो बता दिया करता था, पर उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनके क्या राइट्स हैं, उनके बारे में कोई भी बातचीत नहीं करते थे किंग्स लोग। तो उस
चीज़ को हम कह सकते हैं ऑटोक्रेसी, कि अपना ही रूल कर लेना, किसी की राइट्स के बारे में नहीं पूछना, उनकी ना ही उनका ड्यूटीज़ क्या है, उनको कैसा काम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे किस तरह से होती थी कि लॉ भी वो खुद ही बनाती थी और एग्जीक्यूट भी उसको खुद ही करती थी, और उस खुद ही उसको न्याय दे देती थी। आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि जब राजा लोग न्याय देते थे तो वो खुद ही न्याय दे देते थे, उसके बारे में पूछते भी नहीं थे कि आपने क्या गुनाह किया है या क्या नहीं किया है। वो ऐसे ही चलो इसको ये कोड़ियाँ दो, ये करो, वो करो। तो पहले की ऑटोक्रेसी सरकारें होती थी पहले के ज़माने में। और फिर आती है ओलिगोक्रेसी। ओलिगो में आता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, रूल करते हैं लोगों पे, जनता पे, और क्या करते हैं, अपना ही रूल्स बना लेते हैं कि ये रूल्स हैं, आपको ये फॉलो करना है। लोगों को ड्यूटीज़ बता देते हैं, पर उनके राइट्स, उनके जो अधिकार हैं, उनके बारे में वो डिस्कशन ही नहीं करते। तो ये इस प्रकार की जो होती है ओलिगोक्रेसी कहलाती है। अब आती है थर्ड, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग राज कर रहे हैं, कहने को तो हम ही कर रहे हैं, परंतु जो भी हमसे इलेक्ट होके चलते हैं या इलेक्शन के माध्यम से जो जिसको हम चुनते हैं, हम उसको कहते हैं डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ही उनको चुन के भेज रही है, तो उसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक। और इसमें ये है, डेमोक्रेसी का रूल होता है कि जब आप डेमोक्रेटिक कहते हो, अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हो, तो किस प्रकार से लोकतांत्रिक है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि जब आप लेजिस्लेटिव लॉज बनाने वाले लोग हैं, वो कभी भी एग्जीक्यूटिव से सलाह नहीं लेंगे, वो हमेशा अलग बॉडी रहेगी। जब वो ये लॉ आगे चला जाएगा तो वो पीछे, मतलब कहने का मतलब है कि ये चेक और बैलेंस का काम करता है, ये चेक भी करेंगे और बैलेंस भी रहता है। ठीक है, तो सब में एक अपनी अपनी इंडिविजुअल पावर है, ये कभी भी एक दूसरे पे वो नहीं है, इंटरडिपेंडेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, इनका अलग अलग काम सौंप दिया गया है सरकार ने। तो इस तरह से डेमोक्रेसी वर्क करती है। तो कहने का मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, राइट, ऑफ द पीपल, सॉरी। तो कहने का मतलब है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया किस तरह से जो पब्लिक ही है वो सरकार के माध्यम से रूल करती है, तो उस जगह या उस चीज़ को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, हम बचपन में पढ़ते आते थे कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, ऑफ द पीपल। तो ये लोगों के लिए ही डेमोक्रेटिक बातें हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ऑटोक्रेसी तो छोड़ ही दो और ओलिगोक्रेसी तो छोड़ दो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी। तो हमारे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, जो जब से ये आज़ाद हुआ है, और भी हमें इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं अलग अलग। और उसके बाद जब देश तरक्की कर रहा, अभी के टाइम पे देखें तो डिजिटली काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है, डेमोक्रेसी और भी ट्रांसपेरेंट हो रही है, इतनी अच्छी डिजिटली हम देख सकते हैं किस तरह से जो पहले घोटाले या ऐसा होता था, कि किस तरह से जो जुडिशरी है या एग्जीक्यूटिव और ये सारी बॉडीज़ हैं, कभी आपस में वो कर लेती थी, कोलैप्स हो जाते थे इनके। तो कहने का मतलब है कि ये डेमोक्रेसी एक ऐसा मंत्र है जो कि गवर्नमेंट को एक निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट, टू द पीपल, और लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग ही उनको चुन के भेज रहे हैं और लोगों की ही रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से राज कर रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कि अब देखो कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो हम डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेटिक किस तरह। सो आप फोकस ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो डेमोक्रेसी की बात जब हमने की, देखी कि इंडिया में डेमोक्रेसी चलती है, ठीक। तो डेमोक्रेसी की बात जब आती है कि लोग ही राज करेंगे, तो लोग किस प्रकार से राज करेंगे, आम जनता नहीं करती है, क्योंकि इतनी सारा पॉपुलेशन है। आप देख सकते हैं इंडिया में चाइना से ज़्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन 2030 में, बट अभी के टाइम पे इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट
पॉपुलेटेड कंट्री, अभी सेंसस नहीं हुए हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इतनी सारी पॉपुलेशन को सब अपना अपना घर पे राज करने लग जाएंगे तो फिर किस तरह से देश चलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी एक में एक रूल होता है कि एक पब्लिक ही उस पर रूल करेगी, ठीक है, जनता का ही शासन होगा। परंतु इतना बड़ा देश है तो उसको किस तरह से चलाएगा एक व्यक्ति। फिर इसमें बताया गया कि डेमोक्रेसी में दो प्रकार की डेमोक्रेसी हो सकती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब सीधा सीधा पब्लिक क्या कर ले, रूल कर ले, डायरेक्टली रूल कर ले। तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट की बात होगी तो पब्लिक इसमें रूल कर रही है, तो ये भी हम जानेंगे कि कहाँ पे ऐसा एरिया है या कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, कहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो अब हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव होता है कि हम नहीं, हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, राइट। तो जैसे कि एस जयशंकर जो है फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि क्या करता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो बाहर मीटिंग करते हैं किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी के भी साथ या किसी भी कंट्री के साथ मीटअप करते हैं या किसी से मीटिंग करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडिया को। कि जैसे कि बॉलर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, तो ये सारे हमारे इंडिया को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी में भी हम अपना ही व्यक्ति को पब्लिक से ही एक बंदे को उठाते हैं और वो ही लोकप्रिय होकर या वही लोग हम पर रूल करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि किस तरह से पॉपुलेशन की वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है और इतनी बड़ी जनता में सब लोग नहीं बन सकते या सब लोग नहीं कर सकते रूल। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो एग्जाम्पल है वो ग्राम सभा में मिलता है। ग्राम सभा तो आपने जानते ही होंगे, जो बिल्कुल बॉटम लेवल की जो डेमोक्रेसी है वो हमें देखने को मिलती है विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे जो सबसे पहले हम देखते हैं, जो गांव के जो वोटर्स होते हैं उसी को हम कहते हैं ग्राम सभा। तो ग्राम सभा में हम प्रैक्टिकली हम पॉसिबल कर सकते हैं कि हाँ, कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वहाँ पे पब्लिक ही क्या है, रूल कर सकती है। क्योंकि वोटर्स जितने भी विलेज के जो लोग होते हैं वो रूल करते हैं, वो डिस्कशन करते हैं किस तरह से हमारे विलेज में ये काम होगा या ये काम होगा। तो कहने का मतलब है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रूल करने का मतलब है कि हम कोई भी ये वाली पॉलिसी ला सकते हैं या हम काम कर सकते हैं, इसको रिनोवेट करना या सड़कें बनवाना या स्कूल बनवाना, पानी, बिजली, घर, ये सभी जो नीडेड चीज़ें हैं उसको कहते हैं रूल। तो कहने का मतलब है कि एक ग्राम सभा वाले लोग जो होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उसी को हम ग्राम सभा के नाम से जानते हैं। वही लोग सेलेक्ट करते हैं हमारा सरपंच, ठीक है। वो 8,000 जो लोग होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, ग्राम सभा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम देखते हैं तो जब पब्लिक क्या करती है, पब्लिक रूल तो करती है पर एक इलेक्टेड व्यक्ति को आगे बिठाती है। मतलब 5 लोग हैं, 5 लोग में से हमें लगा कि हाँ, ये बंदा जो है वो हम पे रूल करे, ये हमारी बातें सुनेगा और ये हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो वो हम में से 5 में से एक व्यक्ति उठ के वो इलेक्ट होगा, उसको हम वोट करेंगे। वोट के माध्यम से वो जितने वोट होंगे ना उसको वो हम पे रूल करेगा। तो उसको हम कहते हैं जो है पब्लिक का रिप्रेजेंट कर रहा है, पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी जानते हैं। और जो कि जैसे कि हमारा ये कह सकते हैं कि जो एमपीज़ होते हैं, लोकसभा के जो होते हैं, ठीक है, वो लोग। अब ये हमें जानना होगा कि इलेक्शन क्या होता है, किस माध्यम से हम ये जानते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति होगा हमारा लीडर या इस
जैसे कि हमने पहले बात की कि डेमोक्रेसी वहाँ पे होती है जैसे कि हम वोट करते हैं किसी व्यक्ति, 4 व्यक्ति हैं मान लो कि, और उनमें से एक व्यक्ति हम उठा के हम बोलते हैं कि ये हमारा लीडर है। तो अब कुछ लोग उसके अपोज में भी आएंगे, कुछ लोग उसके पक्ष में भी आएंगे। तो इस तरह से वोट कर लेते हैं कि हाँ हम इस व्यक्ति को चूज़ करेंगे। तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जगह जगह, और इस तरह से हम आम व्यक्ति तो नहीं खड़े होता, पर उसमें से ही कोई एक निकल के वो लोगों को प्रतिनिधित्व करता है या उनका मार्गदर्शन करता है, उनके हक की बात करता है। तो ये इलेक्शन के माध्यम से ही हम ये कह सकते हैं, कोई व्यक्ति को हम एक उपाधि दे देते हैं कि हाँ तुमने हम पे कर सकते हो, पर अब बात हमारी मानोगे, पब्लिक की ही बात मानोगे। अब इलेक्शन होते क्या हैं? इलेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ सॉवर्जिनिटी। सॉवर्जिनिटी होता है अपनी जो हमारा जो अधिकार है, हमारे जो राइट है, हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कर देते हैं मतलब कि अपना जो हक है वो हम किसी और को दे देते हैं कि तुम हमारे हक की बात करोगे। तो इलेक्शन के माध्यम से हम ये देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्शंस क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वही हो जाते हैं कि हमने चिंटू को चुना तो चिंटू ही बन गया, क्या बन गया? सरपंच बन गया। ये हो गया डायरेक्ट, कि हमने गए वोटिंग मशीन में अपना कमल लगाया और इस बंदे को जिता दिया। सीधा डायरेक्ट क्या होगा कि वो सारे वोट जुड़ेंगे और उसमें ये रीड होगा कि हाँ ये व्यक्ति बन गया है यहाँ का सरपंच या यहाँ का कुछ भी, ठीक है। तो वो होते हैं डायरेक्ट वोट, जैसे विलेज में होते हैं। इनडायरेक्ट हो गए जब, जैसे कि MLAs हो गए, ठीक है। बहुत सारी स्टेट्स के जगह जगह पे या बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, लाइक जम्मू में देख लीजिए तो बहुत सारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हर एक 5-6 डिस्ट्रिक्ट होंगी, उसमें से एक MLA खड़ा हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग लोगों के वोट्स कलेक्ट करके फिर जाके वो एक MLA डिसाइड होता है। अब किसी MLA के कम भी वोट आए होते हैं और किसी के ज़्यादा भी आए होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये डायरेक्ट इलेक्शंस ना होके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जब पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जब पब्लिक उसको चूज़ करती है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, उसको डायरेक्ट कह देंगे। और जब पब्लिक चूज़ तो करती है पर किसी और के माध्यम से या किसी और व्यक्ति के माध्यम से, तो उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शंस कह देते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस लाइक किस किस के होते हैं, जैसे कि आप देख लो डायरेक्ट इलेक्शंस जो कि लोकसभा में होते हैं, जो MPs बनते हैं, MLAs होते हैं, उनके हम डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे कि विलेज पंचायत के जो भी हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, तो इसके डायरेक्ट्स हो गए, ठीक है। तो समझ में आता है किस तरह से टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ इलेक्शंस के, कि इलेक्शंस किस प्रकार से हो। और भी हम डिटेल्स आएंगे तो इसके हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, कितने तरीक़ों से होते हैं, है ना। तो उसकी बात करेंगे मेथड्स ऑफ इलेक्शंस के बारे में। 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि वोटर्स हैं 100, ठीक है। 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स में कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ठीक। तो 6 कैंडिडेट ने अलग अलग कैंडिडेट को डालेंगे जाके, ठीक है। मान लो कि एक विलेज एरिया है, वहाँ पे एक पोलिंग बूथ लगा हुआ है और वहाँ पे लोग वोटिंग करने जा रहे हैं और उनको पता है कि हमारा नेता कौन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 लोग खड़े हैं, 5 लोगों को वो अलग अलग मान लो कि कोई लोग किसी और को देंगे, कोई किसी को देंगे, कोई किसी को देंगे। तो अलग अलग वोटर्स होंगे, अलग अलग प्रकार के वोटर्स होंगे उसमें, ठीक है। मान लो कि हिंदू वाले हैं तो ये जो रिलीजन बेस्ड होते हैं, कास्ट बेस्ड होते हैं, मान लो कि हमारे कास्ट का कोई व्यक्ति है तो हम उसको डाल देते हैं। हाँ, इस तरह से जो है ये बट जाते हैं वोट्स, राइट। तो उस व्यक्ति को जब उन्होंने वोट डाल दिए तो अलग अलग पार्टी के वोट्स या अलग अलग कास्ट या इस तरह से बेस्ड जो वोट्स होंगे वो अलग अलग डलेंगे, है ना। तो कुछ ऐसी भी पार्टीज होंगी जिसमें
बहुत ज़्यादा वोट्स डालेंगे। तो कहने का मतलब है कि वो क्या करेंगे कि वोटर्स जो कैंडिडेट होंगे उनको अलग अलग वोटिंग करेंगे, और जो भी उनमें से जो ज़्यादा जिसके वोट्स होंगे वो जीत जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। उसको डायरेक्टली वो लोगों ने वोट डाल के उसको जिता दिया, तो उसको कह देंगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बट अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इनडायरेक्ट है, जिसमें जिसमें क्या होता है कि एक जो इलेक्शन बोर्ड कमीशन होता है, आपको पता होगा, ठीक है, जो एक सरकार की एक संस्था होती है जो कि अनाउंस करती है कि हाँ यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो बांट देती है वोट्स की, यहाँ से इतने लोग लड़ेंगे, यहाँ से इतने लोग लड़ेंगे। तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स होता है। ये पहले तो पूरे ही देश में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में ये डिवाइड हो जाता है। पूरे ही देश में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बांट दी जाती है कि इस एरिया से ये व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। तो फिर वोट क्या करते हैं, वो किसी पार्टी को देते हैं। मान लो कि जम्मू है, ठीक है, तो वहाँ पे एक बीजेपी का कैंडिडेट है, कोई कांग्रेस का है, कोई आज़ाद पार्टी का है, तो अलग अलग पार्टीज यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक। तो मान लो कि बहुत सारे कैंडिडेट बीजेपी के जीत जाते हैं, तो यहाँ पे बीजेपी जो पार्टी के वोट हैं वो डायरेक्ट क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी के माध्यम से वो क्या करेंगे, वो बीजेपी के परसेंटेज वोट्स के हिसाब से वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि प्रोपोर्शन में ये बट जाते हैं वोट्स, और इस तरह से जो बिगर होते हैं, जो ज़्यादा होते हैं, उसको हम कह देंगे कि ये वाला सिस्टम जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और ये वोटिंग परसेंट के हिसाब से ये वोटर्स देखते हैं कि हाँ इस वोटर्स ने ये वाली पार्टी इसको ज़्यादा वोट्स दिए, तो वही पार्टी लोकसभा में बिग लेवल पे क्या करती है, जीत के जाती है। कहने का मतलब है कि ये भी ये डायरेक्ट इंसान जो जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ये डायरेक्ट हो जाता है ना, व्यक्ति वोट दे के आया और जीत गया व्यक्ति और बन गया। तो ऐसा नहीं होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना होता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाद फिर उसमें हाई वोट किसका है, फिर उसके बाद ये एमएलए की कुर्सी, फिर उसके बाद एमपी, फिर उसके बाद इस तरह से ये प्रोसेस वोटिंग है। और इसका बेनिफिट क्या रहता है, किसी भी पर्सन का वोट बेकार नहीं जाता, इसमें सारे वोट्स काउंट होते हैं। हर क्लास कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव में होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि सिर्फ कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म पंथ या कोई भी तरीके का व्यक्ति हो, तो वो भी यहाँ इलेक्शंस में खड़े होते हैं। कोई ऐसे भेदभाव नहीं होता, हर एक व्यक्ति, हर एक गुट का व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो सकता है। सिंपल बात ये है। और ये जो इसकी लिमिटेशन ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, कि इसमें ना आम व्यक्ति समझ नहीं सकता कि ये कैसे जीतते हैं। हमने तो वोट दिया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं, जितेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए व्यक्ति है, तो हमने उनको वोट दिया ही नहीं, राइट। आम व्यक्ति उनको वोट नहीं देता है, तो वो किस तरह से जीते। तो ये बात तो है, कॉम्प्लेक्स है, व्यक्ति नहीं समझ पाता है कि वो व्यक्ति किस तरह से जीता। तो कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन का समय आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जहाँ पेपर हो रहे हैं उनमें डिले हो जाता है। व्यक्ति जो टीचर्स, सरकारी टीचर्स होते हैं, वो उनकी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, फिर फॉरेस्टर्स, एवरीबडी इज़ ऑन द ड्यूटी ऑफ इलेक्शन। तो जो उनके खुद के काम होते हैं उनमें अथल पथल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इनसे समझ में आता है कि किस, तो अब डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो गवर्नेंस किस तरह से चलती है, डेमोक्रेसी में गवर्नेंस किस तरह से होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो गवर्नेंस की बात जब हम करते हैं तो दो प्रकार की यहाँ पे गवर्नेंस हो सकती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल
और दूसरी होती है पार्लियामेंट्री। तो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में क्या डिफरेंस है, इस तरह किस तरह से ये यहाँ पे वर्क करती हैं, तो आज की बात हम यहाँ तक ही करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।